दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मल जज जस्टिस बी लोकुर और जो हाई कोर्ट के जज हैं एपी शाह, उन्होंने इनवाइट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी और राहुल गांधी को पब्लिक डिबेट के लिए। राहुल गांधी ने पब्लिक डिबेट के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, बतौर उन्होंने लेटर पे एक्सेप्ट किया है और वो लेटर भी जारी किया है। और उन्होंने कानपुर के एक रैली में ये भी कहा कि मैं किसी भी डिबेट के लिए तैयार हूँ, कहीं भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है डिबेट के लिए नहीं आएंगे। आइए खुद से सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा था। हेलो जी। आप मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। आज जाके 3 दिन के बाद जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीजेपी डिनाई करती है, नहीं एक्सेप्ट करेगी, और राहुल गांधी कौन है जो उनको इनवाइट करें। वो सिंपल एक एमपी हैं और उनके कहने से क्या उनको भी बहुत बार इनवाइट किया गया है, तो क्या उनके इनवाइट करने से प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और उनको भी बहुत बार इनवाइट किया है बहुत सारे इशू पे, क्या वो आए हैं? नहीं आए हैं, इसलिए हम डिनाई करते हैं। आइए खुद से सुनते हैं और ये देख के आपको लगेगा कि ये क्या मजाक है, और आप खुद से सुनिए क्या सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं। अरे बहुत सारे चैलेंजेस राहुल गांधी जी को भी किए गए हैं डिबेट करने के लिए। तो उसके बाद आज मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किस हैसियत से पूछ रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, या इंडी गठबंधन के चेयरमैन हैं? आप हैं क्या भाई? एक सांसद हैं साहब, एक कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां पर कि खड़गे जी अध्यक्ष हैं और फोटो राहुल गांधी जी की है जो सिर्फ एक सांसद है। एक सांसद यात्रा निकालता है और नेता प्रतिपक्ष दोनों सदनों के पीछे पीछे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी की बहस करने और किसी भी विषय के ऊपर जानकारी कितनी इस स्तर की है कि बहस की जा सके, ये भली बात समझा जा सकता है। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं, अभी वो कुछ दिन पहले नहीं बोले थे, परसों नरसों, कि वो आईआईटी में वो लोग बैठे रहते हैं, अपर कास्ट है इसलिए फलां कास्ट को कम मिलता है, अगर ये फलां कास्ट बैठ जाएगी तो उसके वो क्वेश्चन पूछेंगे तो नंबर होंगे। उनसे पूछो भाई, तुम्हारे पिताजी के दादाजी ने 5 आईआईटी बनाई थी, एक जर्मनी के सहयोग से, एक ब्रिटेन के सहयोग से, एक अमेरिका के सहयोग से, एक रशिया के सहयोग से। इसमें दलित सवर्ण कहां से आ गया भाई? है? मतलब F इज इक्वल टू MA, अगर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस सवाल में भी दलित सवर्ण होता है। तो अब ये समझिए, मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने अपने जमाने में पढ़ा तो फिजिक्स में अमेरिकन राइटर रस्निक हेलिडे की किताब पढ़ते थे और मैथमेटिक्स में एक रशियन राइटर इरोडोफ की किताब पढ़ते थे। अब ये इरोडोफ और रस्निक हेलिडे में भी इनको दलित सवर्ण नजर आ रहा है, जिसको महाभारत में जीएसटी नजर आ गया हो, महाभारत में डिमोनेटाइजेशन नजर आ गया हो, और इंजीनियरिंग में दलित सवर्ण नजर आ गया हो। बहस करने लायक है क्या? दोस्तों, कल चौथे चरण का मतदान होने वाला है, जिसमें 96 सीट पे मतदान होगा, जिसमें जो है आंध्र प्रदेश की 25 में से 25 सीटें हैं, झारखंड की 14 में से 4 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 में से 11 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 की 17 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 में से 8 सीटें हैं, बिहार में 40 में से 5 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 में से 8 सीटें हैं, ओडिशा में 21 में से 4 सीटें हैं, यूपी के 80 सीटों में से 13 सीटें हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में से 5 में से 1 सीटें पे चुनाव होने जा रही है। तो टोटल मिला के 6 सीट्स हैं जिस पे कि कल मतदान होने जा रहा है। और ये जो मतदान है चौथे चरण का, उतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितना कि तीसरे चरण का मतदान था। ये तीसरा चरण और चौथा चरण बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोनों पार्टियों के लिए, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर बीजेपी एनडीए गठबंधन हो। इन 2 चरणों में इन दोनों पार्टी में से जिनकी भी ज़्यादा सीटें आती हैं, उनकी ही सरकार बनने की चांसेस है, क्योंकि ये 2 जो चरण है
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस लोकसभा चुनाव में। और इसके बाद जो भी 3 चरणें बचेंगी उसमें उतनी सीटें नहीं हैं, 40, 40, 40, 43 सीटें हैं। फिर दूसरे छठे चरण की 50, 53 सीटें हैं और लास्ट चरण में फिर से 50 के आसपास सीटों पे मतदान होने जा रहा है। तो ये जो चौथा चरण है ये आखिरी चरण है जहाँ पे इतने सारे सीटों पे मतदान होने जा रहा है। इस 96 सीट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चेहरे भी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चेहरे हैं जैसे कि अखिलेश यादव कन्नौज से हैं, महुआ मोइत्रा कृष्णानगर से हैं, और जो अधीर रंजन चौधरी यूसुफ पठान हैं वो बरहामपुर से हैं, गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से खड़े हैं बीजेपी के तरफ से, YS शर्मिला हैं जो कडप्पा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। इस बार देखना ये होगा क्योंकि यहाँ पे जो है आंध्रा में 2 कज़िन आपस में एक ही फैमिली से 2 कज़िन जो हैं वो खड़े हैं, दो अलग अलग पार्टी से। शत्रुघ्न सिन्हा जो आसनसोल से लड़ रहे हैं इस बार, और असुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से खड़े हैं, और उनके विपक्ष में क्लासिकल डांसर माधवी लता। देखना होगा कि इस सीट पे क्या कुछ होता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि माधवी लता इस बार बढ़िया चुनौती देगी। तो ये जो ये कुछ इम्पोर्टेंट चेहरे हैं जो कल जिनके लिए मतदान होगा। आज प्रियंका गांधी ने रायबरेली में एक भाषण किया। वैसे प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में भाषण कर रही हैं कुछ दिनों से। तो आज रायबरेली का आपको एक भाषण का क्लिप दिखाता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे जो परीक्षा के जो रद्द हो जाने से जूझ रहे हैं, और तमाम चीज़ें थी, बहुत तरह के सवाल उनसे पूछे गए। उन सबको उन्होंने एड्रेस किया है और कहा है कि कैसे राहुल गांधी ने न्याय यात्रा किया, कैसे 4000 किलोमीटर चल के लोगों के बारे में समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। तो आप लोग उनको मिलके वोट कीजिए और इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार को लाने की कोशिश कीजिए। आइए आपको उनके भाषण को सुनाता हूँ और देखिए आप खुद से। और 21 मई 2020 को इसका परिणाम आया, 31 को रिजल्ट जारी हुआ। उसके बाद जब अनुसूचित, वही वाला है जो 2022 में जिसके लिए हमने काफी वो किया था। अनुसूचित पिछड़े दलित जो समाज के बच्चे हैं वो इसकी तो अभी तक इसकी नियुक्ति नहीं हुई है तब से। नहीं, पिछड़े बच्चे उन्होंने इसकी जांच करवाई तो पाया कि जो आरक्षण का मानक है उसके आधार पर हम लोगों को नियुक्ति नहीं, मतलब सूची में नाम नहीं आया। तब बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास ये बच्चे गए अपनी पीड़ा लेके, लेकिन उन अधिकारियों ने मना कर दिया। तब उसके बाद पिछड़ा आयोग के पास गए बच्चे, वहाँ पर अपनी पीड़ा रखी। आपने ये परीक्षा दी थी? जी, हमने दिया इसका, और हम इसके पीड़ित छात्र हैं। अभी तक हम लोगों को न्याय भी नहीं मिला। तो अब 4 साल हो गए। 6800 लोग हैं टोटल। निरस्त कर दी भर्ती। हम लोग बहुत पीड़ित हैं। 800 से अधिक समय हो गया। तो अभी कोर्ट में है मामला? कोर्ट में रिजर्व तो कर दिया गया। पिछली बार आचार संहिता थी तब यही मतलब किए थे, प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिए कि आगे करवा दिया जाएगा चुनाव के बाद, लेकिन नहीं हुआ। अब की बार फिर वही स्थिति बन गई, आर्डर रिजर्व हो गया, लेकिन हम लोगों को न्याय नहीं मिला। हम लोग बहुत पीड़ित हैं। हर जगह हर नेता मंत्री के दरवाजे गए हैं अपनी पीड़ा लेकर, और हमारे भाई बहन भी थे हमारे साथ। लेकिन तो आप ऐसे करो, इस सभा के बाद मेरे से जरा अलग से बात करना, ठीक है? फिर देखते हैं अगर मैं कोई चिट्ठी लिख सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ तो जरूर। हम लोगों को न्याय चाहिए बस। हम लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा। हमारे भाई बहन सब कपड़े हम लोगों के फाड़े गए, मार लाठियां गाली, हर तरह हम लोग बेइज्जत किया गया है। बस हमें न्याय चाहिए। ठीक है, समझ रही हूँ। चलो रो मत, मेरे से बाद में बात कर लेना। हाँ ठीक है। अब शांत हो गए हो? अब मैं एक बात बोलूं, ये देखो महिलाएं कितनी शांत बैठी हैं शुरू से। हाँ, आप लोगों को 10 मिनट लगे शांत होने में, महिलाओं से सीख लो, थोड़ा सा अनुशासन सीख लो। अब शांति से सुनोगे? ये मेरी बहनों को घर जाना है खाना पकाने। तुम लोग तो घर जाके आराम करोगे, है ना? दिख रही हूं तो मैं कह रही थी कि मैं दूर से मतलब मैं रुकी नहीं हूं, सुबह से चल रही हूं।
चुनाव प्रचार के लिए आई हूं इस बार रायबरेली, और इस चुनाव में यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी मेरे भाई राहुल गांधी जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं। मेरी माता जी आपकी सांसद रही हैं 20 सालों से, और 20 सालों से जितने भी बड़े काम यहाँ हुए हैं रायबरेली में, वो उन्हीं की निगरानी में हुए हैं और उन्होंने करवाए हैं। जैसे अभी मैं लालगंज से आ रही थी, तो रेल कोच फैक्ट्री की वजह से लालगंज का बहुत विकास हुआ है। हम लोग जैम में फंस गए, आधा घंटा तो हमें जैम में फंसे रहे, क्योंकि ट्रक थी, बहुत सारी ट्रक चल रही थी। तो पहले जब मैं यहाँ आती थी तो एक आध दुकान थी, मतलब छोटा सा शहर था, अब बहुत विकास हो गया है, बढ़ गया है शहर। तो इस तरह से कई ऐसे काम कराए यहाँ जिससे आपका फायदा हुआ है, आपका विकास हुआ है। और यही सांसद का धर्म होता है, यही जो सेवा का धर्म है, जो आपके प्रति श्रद्धा का धर्म है, वही मेरी मां ने निभाया है। अब राहुल भैया के बारे में पता नहीं आपको कितना मालूम है, लेकिन देखिए उनका चरित्र बहुत साफ है, झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच्चाई बोलते, चाहे वो कड़वी भी लगे। तो कभी कभी कड़वी भी लगती है, लेकिन वो सच्चाई से पीछे नहीं हटते। उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमेशा अन्याय के लिए लड़े हैं। और पिछले साल 4000 किलोमीटर चले, कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चले, 4 महीनों के लिए चलते रहे, सिर्फ आपसे मिलने के लिए, सिर्फ आपकी समस्याओं को समझने के लिए, सिर्फ ये जानने के लिए कि आपकी सबसे बड़ी परेशानियां क्या है, और किस तरह से हम जो नेता हैं और राजनीतिक दल हैं आपकी परेशानियों पर। भैया आप बैठ जाओ यार, आप बैठ जाओ, चुप हो जाओ, बैठ जाओ, हाथ मत उठाओ, बैठ जाओ और बस करो, अब सुन लो, सुन लो, बहुत देरी से इंतजार कर रहे हैं भाई। तो उन्होंने हमेशा यही प्रयास किया है, और 4000 किलोमीटर चल के सिर्फ आपसे मिलने के लिए ये प्रयास करना कि आपकी समस्याओं को समझे, आपकी परेशानियों को समझे, और जाने कि किस तरह से राजनीतिक दल इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो जब वो वापस आए इस यात्रा से, पूरे देश की यात्रा की, 4000 किलोमीटर पैदल चले और 4000 किलोमीटर और यात्रा की मणिपुर से मुंबई तक, तो 8000 कुल किलोमीटर की यात्रा की। तो देश के कोने कोने में गए, देश के कोने कोने के गरीबों, किसानों, मजदूरों, बहनों से मिले और आपके संकट समझे। तो फिर जब वापस आए तो कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं को बिठाया और चर्चा की कि क्या है ये सबसे बड़ी समस्याएं आज जो देश के सामने हैं। देखिए, तो उनको पता चला, और वैसे भी हमें पता था, लेकिन आपकी बातों से और भी जानकारी मिली कि सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं आज, वो है बेरोजगारी और महंगाई। सही बात है। मेरी बहनें, आप दुकान जाती हो, कुछ खरीदने जाती हो, आधी चीजें छोड़ के आ जाती हो, लगता है कि चलो आज ये नहीं खरीदेंगे, 2-3 दिन बाद देख लेंगे, अगर खरीदनी हो, जरूरी हो तभी लेंगे। होता है ना। आप काम करती हो, आपके पति काम करते हैं, घर में जितने परिवार के सदस्य हैं जो काम करने लायक हैं, कहीं ना कहीं से जहां से काम कर सकते हैं, जुगाड़ कर सकते हैं, या फिर दिहाड़ी पे काम करें। ओ यार, फिर भी आपकी मेहनत पूरी नहीं होती। सही बात है। फिर भी आपकी मेहनत पूरी नहीं होती। जितनी भी आप मेहनत करें, चाहे आप खेती करें, चाहे आप मजदूरी करें, चाहे कहीं जॉब कर रही हो, चाहे आपकी तरह आपने कोई परीक्षा दी हो भर्ती के लिए, वो मेहनत पूरी इसलिए नहीं होती क्योंकि सबसे पहले तो महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, और दूसरा सरकार की नीतियां सही नहीं है। जो 10 सालों से मोदी जी ने सरकार चलाई है इस देश में, उसकी एक एक नीति बड़े खरबपतियों के लिए बनी है।
इस देश के गरीब, इस देश के मजदूर, इस देश के किसान के लिए नहीं बनी, सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए। आप देखिए कि किसान कितनी मेहनत कर रहा है आज। किसान और खेती के हर सामान के लिए उसको ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है, जीएसटी देनी पड़ रही है। जीएसटी की वजह से खेती के सारे सामान महंगे हो गए हैं, तो खेती से कमाई नहीं हो रही है। ऊपर से आवारा पशु की समस्या, आवारा पशु आपके खेत चरे जा रहे हैं। मैं मजाक कर रही थी, कह रही थी कि आप घर जाके आराम करेंगे, लेकिन मैं जानती हूं आप आराम नहीं करेंगे। अगर आप किसान हैं तो अभी इस समय अंधेरे में आप वापस अपनी खेतों पे जाएंगे और मचानों पे बैठेंगे पूरी रात, ताकि खेत को चरा ना जाए आवारा पशु से। सही है? आप जब कर्ज उठाते हैं, जब बेटी की शादी होती है, या खेती में नुकसान हो जाता है कुछ, या आपको अपने बच्चों की शिक्षा करानी है, आप कर्ज लेते हैं। कर्ज लेते हैं, क्या इस सरकार ने आपके लिए कोई योजना बनाई आपके कर्ज माफ करने के लिए? नहीं बनाई। आप कर्ज में डूब रहे हैं। देश का किसान आत्महत्या करता है 1-1 लाख रुपए के लिए, चुका नहीं पाता तो आत्महत्या कर देता है। मैं ऐसे किसानों के घर गई हूं जिन्होंने 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर ली। बेटियां रो रही हैं, कोई कमाने वाला नहीं बचा, लेकिन पिता इतने तनाव में थे कि शर्म आने लग गई उनको कि कैसे कमाऊं मैं अपने परिवार के लिए, आत्महत्या कर डाली। और ये एक परिवार में नहीं हो रहा है, ये तमाम देश भर में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई हैं। किसान आंदोलन करता है कानूनों के खिलाफ। मोदी जी 3 कानून लाते हैं 2-3 साल पहले, जो किसान के लिए नुकसानदायक होंगे। देश भर का किसान आंदोलन करता है, दिल्ली में आकर बैठता है महीनों के लिए। मोदी जी क्या करते हैं? पानी बंद करा देते हैं, बिजली बंद करा देते हैं। 600 किसान शहीद होते हैं। यहां यूपी में लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचला जाता है। एक मंत्री का बेटा जीप के पहिए के नीचे कुचल देता है, सरकार मौन रहती है। मोदी जी अपने घर से नहीं निकलते। मोदी जी ने 2 मिनट के लिए बात नहीं किया। लाखों किसान बैठे रहे, सर्दी में बैठे। जैसे मैंने कहा, उनकी बिजली पानी कट कर दिया, बंद कर दिया, लेकिन मोदी जी एक बार बाहर नहीं आए उनकी बात सुनने के लिए। तो क्या परिस्थितियां बन गई हैं देश में कि देश का किसान जूझ रहा है, अन्नदाता है देश का, पेट भरता है पूरे देश का, अपनी मेहनत, अपनी खून पसीने से इस देश को बनाया है। किसान का बेटा सरहद पे जाता है सेना में नौकरी करने के लिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वही जब लखीमपुर खीरी जा रही थी, जब उन किसानों को कुचला, तो मैं पुलिस की नाकाबंदी कर दी पूरे जिले में, क्योंकि हमारी जो राजनीतिक परंपरा है, सभ्यता है, हमने अपनी दादी से सीखी कि जब संकट है तो वहां जाओ। तो हम जाने लगे उन किसानों के परिवार से मिलने। जब हम जाने लगे तो पूरी पुलिस निकल आई हमें रोकने के लिए। जिसने कुचला उसको पुलिस ने कुछ नहीं कहा, उसको पकड़ने के लिए नहीं आई पुलिस, हमको पकड़ने के लिए आई, क्योंकि हम मिलने जा रहे थे उनके परिवार से। फिर भी हम गए, छुप के गए। हम पुलिस को इधर उधर चकमा देके गए। हाँ, बीच रात में 7-8 घंटे उनको पता नहीं था हम कहाँ थे। हम अपने साथियों के साथ गए। 4 बजे रात को जब हम पहुंचे लखीमपुर खीरी और वहां पे बैरिकेड लगा हुआ था, तो हम साइड में सड़क पे बैठे कि अब क्या करना है, क्योंकि वहां पुलिस है और हमें घुसना तो है। तो हम अपनी योजना बना रहे थे। तो मैंने देखा कि 15-20 बच्चे एक झुंड बना के हमारी तरफ आ रहे हैं। बच्चे मतलब 18, 17, 16 साल के बच्चे। तो मैंने साथियों से पूछा, ये लोग 3 बजे 4 बजे क्या कर रहे हैं? हमारे पास आए तो हमने, क्या बेटा क्या कर रहे हो इस समय? दौड़ लगा रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। कहा कि रोज दीदी हम रोज दौड़ लगाते हैं सुबह। क्यों?
क्योंकि हम सेना में भर्ती होना चाहते हैं, हम देश के लिए जान देना चाहते हैं और हम अपने परिवारों के लिए कहाँ ऐसी नौकरी लेना चाहते हैं जो स्थायी हो और फिर हम जीवन भर सुरक्षित रहे। मोदी जी की सरकार ने क्या किया? अग्निवीर स्कीम ले आए और उन तमाम बच्चों के लिए जो इतना संघर्ष कर रहे थे, जो रोज परिश्रम करते हैं सेना में भर्ती होने के लिए, उन सारे बच्चों की आशाएं तोड़ दी, उम्मीदें तोड़ दी। इन महिलाओं को देखो, इन लड़कियों को देखो, 4 साल हो गए हैं, इनकी नियुक्ति नहीं हुई। इनके परिवारों ने मेहनत की इनके लिए, इनको पढ़ाने लिखाने के लिए, रो रही हैं बेचारी। जब मैं 22 में आई थी चुनाव लड़ने के लिए तो मैंने आपके बारे में बात की थी खूब, क्योंकि हमारी आशा थी कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे तो कम से कम सरकार जागेगी। लेकिन जो भी भर्ती की परीक्षा देता है, कहीं ना कहीं घोटाला, कहीं ना कहीं पेपर लीक। नौजवानों की उम्मीद क्या रह गई? नई पीढ़ी है हमारे देश की, क्या उम्मीद रह गई? सारी आशाएं आपने तोड़ दी। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 30 लाख पद खाली पड़े हैं। ऐसे पेपर होते हैं, ये अकेली नहीं है, अकेली नहीं है। इनके जैसे सैकड़ों बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह की परीक्षा, भर्ती की परीक्षा दी। पेपर लीक होता है, कहते हैं फिर से करेंगे, फिर करते हैं, फिर घोटाला हो जाता है, फिर कहते हैं 6 महीनों में नियुक्ति हो जाएगी, नहीं होती, फिर कहते हैं 6 महीने और इंतजार करो, नहीं होती, और ऐसे साल गवाए रहे हैं। बच्चे 27-28 साल के हो जाते हैं, शादी नहीं होती है, नियुक्तियां नहीं हुई है, रोजगार नहीं मिला है, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। इसके बावजूद कि माँ बाप ने इतनी मेहनत करके पढ़ाया, आज हर गांव में गरीब से गरीब परिवार हो, वो अपने बच्चों को शिक्षित करता है, चाहे मजदूरी करे, चाहे कुछ भी करे, किसी तरह से मेहनत करके, जुगाड़ करके, पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों को बीएससी, बीटेक, टीटी इम्तिहान कराएगा ही जरूर। वो जमाना चले गया जब बच्चा बड़ा होता था उसको हम खेती या मजदूरी में डाल देते थे, वो जमाना नहीं है अब सब चाहते हैं कि बच्चे शिक्षित हों और किसी न किसी तरह से अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं। किस लिए जब देश में ऐसी सरकार है 10 सालों से जो एक रोजगार नहीं बना के देती, और जहां रोजगार है जैसे सेना में वहां खत्म कर देती है, जहां रोजगार है जैसे खेती में होती थी वहां खत्म कर देते हैं खेती को अपनी नीतियों से। टैक्स लगा लगा के, महंगाई बढ़ाकर पेट्रोल डीजल नहीं खरीद सकता कोई। यहां मेरी बहनें बैठी हैं, मिट्टी का तेल नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, 5 किलो राशन पकड़ा देते हैं आपको, ऐसे जैसे एहसान कर दिया आप पे। ये भी तो आपकी संपत्ति से आ रहा है, मोदी जी की जेब से थोड़ी आ रहा है 5 किलो राशन, आप ही की संपत्ति है। देश के सारे बंदरगाह, देश के सारे हवाई अड्डे, देश का सारा कोयला, देश की सारी बिजली, देश के सारे सड़कों के ठेके किसको दिए हैं? अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को। यहां से रोजगार आता था, रोजगार मिलता था जनता को। आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं वो बताएंगे, एक जमाने में सब सरकारी नौकरी चाहते थे क्योंकि अस्थायी नौकरी होती थी, पुराना पेंशन मिलता था और जीवन सुरक्षित हो जाता था, आरक्षण भी मिलता है। ये लोग क्या कर रहे हैं? जितने भी बड़े सरकारी संस्था हैं, जितने कॉरपोरेशन है, कंपनियां हैं, आस्ते आस्ते अपने बड़े बड़े खरबपतियों को दे रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। और निजीकरण अपने आप में बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब सारी देश की संपत्ति उठा के आप 4-5 लोगों को दे देते हो तो ये गलत बात है, क्योंकि फिर सारा वही तय करेंगे। अब आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में काम करती हूं, वहां सेब के किसान हैं, पूरे देश भर में सेब मशहूर होता था। आज क्या स्थिति बन गई है कि जो कोल्ड स्टोरेज है जिसमें सेब रखते हैं ताकि खराब ना हो बेचने से पहले,
वो सब प्रधानमंत्री जी के बड़े खरपति मित्रों के हो गए। तो अब क्या हो रहा है, देश का किसान सेब उगा रहा है, वो कोल्ड स्टोरेज में जा रहे हैं, वो खरपति तय कर रहा है कि कितने का बिकेगा। अब किसान तय नहीं कर रहा है, सरकार तय नहीं कर रही है, खरपति तय कर रहा है। ऊपर से जो सरकार की नीतियां हैं वो ये है कि जो बाहर से सेब आ रहा है, अमेरिकन सेब है, उस पे टैक्स कम कर दिया, और जीएसटी देते देते सेब का किसान मर रहा है, उस पे टैक्स ज्यादा है। तो देसी सेब ज्यादा महंगा है और विदेशी सेब कम महंगा है। तो ग्राहक दुकान जाएगा, क्या खरीदेगा? जो सस्ता है उसको अमेरिकन सेब मिल रहा है सस्ता। तो सारी खेती किसानी जो सेब की है वो संकट में है आज, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया कि अपने खरपति मित्रों को सारा कोल्ड स्टोरेज देनी है। और ये जो कानून ला रहे थे 3, जिनके खिलाफ आंदोलन हुआ, ये कानून इसी तरह से खरपतियों के लिए बन रहे थे। ऐसी चीजें थी उस कानून में कि अगर आपकी जमीन ले ली तो आप मुकदमा भी नहीं डाल सकते, डीएम के स्तर पर फैसला होगा। बताइए, बड़ा खरपति, इतने सारे पैसे, और आप जाके लड़ेंगे उससे अपने डीएम के पास, आप मुकदमा भी नहीं लगा सकते थे। ये कानून मोदी जी ने सिर्फ तब वापस लिए जब चुनाव आया यूपी का। चुनाव तक उनको कोई परवाह नहीं थी, 600 किसान शहीद हो गए, उनको कोई परवाह नहीं थी। ये है इनकी नीतियां। मेरी बहनें, आप कितना बोझ उठाती हो समाज का, परिवार का, आपके लिए क्या किया है? आपको 5 किलो राशन पकड़ा देते हैं, देश भर में प्रचार करते हैं कि मोदी जी के जो 5 किलो राशन से महिलाएं इतनी खुश है कि सारी महिलाएं बार बार मोदी जी को वोट देंगी। बस, और कुछ नहीं किया आपके लिए। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जहां कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में 35 किलो राशन मिल रहा था, आपको 5 किलो मिलता है। ये स्कीम राशन की, ये अधिकार बनाया कांग्रेस पार्टी ने कि हर गरीब को भोजन का अधिकार होना चाहिए। ये कांग्रेस की स्कीम थी। मोदी जी ने अपनी फोटो चिपका दी और आप तक 5 किलो राशन पकड़ा के उन्होंने सोचा कि बस इतना ही करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं नौजवानों से पूछना चाहती हूं, मैं तुम्हें कहूं कि मैं तुम्हें रोजगार दे रही हूं या फिर तुम्हें 5 किलो राशन दूंगी, कौन सा चुनोगे? रोजगार। क्यों? तुम दोनों ने इम्तिहान किया, परीक्षा की। अगर मैं बोलूं कि 5 किलो राशन पकड़ो या फिर मैं ये नियुक्ति करा दूं तो क्या मांगोगी? नियुक्ति। क्यों? क्योंकि इन रोजगार से, नौकरी से तो पैरों पे खड़े होगे, कमाओगे, आत्मसम्मान मिलेगा, परिवार का देखभाल करोगे। 5 किलो राशन अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि बुरा है, लेकिन इससे आप निर्भर रहेंगे। इसके साथ साथ नीतियां होनी चाहिए। आपको राशन मिलना चाहिए, इसके साथ रोजगार भी मिलना चाहिए। आपको खेती और किसानी से कमाने का मौका मिलना चाहिए। आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनको रोजगार मिलके इनकी नियुक्तियां करानी चाहिए। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, क्यों नहीं भरे 10 सालों से? क्या नौजवान नहीं मिले इस देश में भरने के लिए? यहीं से सैकड़ों मिल जाएंगे। इनको पद क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपको निर्भर रखना चाहते हैं, आपकी गरीबी का फायदा उठा रहे हैं। आप गरीब रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे तो आप सवाल उठाना बंद करेंगे, आप सवाल नहीं उठाएंगे। और भाजपा के सारे नेता, प्रधानमंत्री जी से लेकर जो यहाँ के हमारे प्रत्याशी हैं भाजपा के, ऊपर से लेकर नीचे तक, आपके सवालों को पसंद नहीं करते, जवाब नहीं है। आपके सामने आते हैं तो आपकी काम की बात नहीं करते। मोदी जी भैंसों की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भैंस चुराएगी, गहने चुराएगी, यही बात कर रहे हैं। और बचा क्या है? 10 सालों का राज किया है, इतनी सत्ता रही है, इतना अहंकार हो गया है
कि जनता के सामने आते हो और जनता को अपने काम नहीं गिना सकते? इतनी हिम्मत नहीं है? क्योंकि काम किया नहीं है। भाई और बहनों, मेरे पिताजी भी प्रधानमंत्री थे, अमेठी के सांसद थे। हम लोग प्रचार करते थे पिताजी के लिए, हम काम गिनाते थे। हम कहते थे BHEL आया है, HAL आया है, हवाई अड्डा खुला है। हम कहते थे कि ये सब किया है, सड़कें बनी हैं। जो ऊसर जमीन थी उस पे प्रोग्राम बनाकर हरियाली लाए हैं। हम आते थे जब बच्चे थे, सारी जमीन यहाँ की ऊसर थी। मुझे समझ में नहीं आता था बहनों, मैंने कभी देखी नहीं थी सफेद जमीन, तो मैं पूछती थी कि ये सफेद क्यों है ये जमीन? और पिताजी कहते थे ये ऊसर है, इसमें नमक है, इसमें कुछ उगता नहीं है। आज मैं आती हूँ, हरियाली हरियाली है, क्योंकि किसी ने काम किया आपके लिए। इंदिरा जी ने किया, ITI खोली, सोनिया जी ने किया, तमाम विकास का काम किया। तो जब चुनाव के समय आते तो अपना काम गिनाते हैं, कहते हैं कि ये किया आपने, और करना चाहते हैं और करेंगे आपके लिए। आज मैं आई हूं, मैं बताने आई हूं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार आज है इस देश में, वहां कितना काम हो रहा है। और सबसे मुख्य काम यह हो रहा है कि देश की जो संपत्ति है वो वापस आपके जेब में डाली जा रही है। कैसे? महिलाओं के लिए जहां हमारी सरकारें हैं कर्नाटका और तेलंगाना में, जो गरीब परिवार है, जो सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में 2-2 हजार रुपए हर महीने हमारी सरकार डाल रही है। क्यों? कोई आसान नहीं है बहनों, गलतफहमी में मत रहो, कोई आसान नहीं है, क्योंकि ये आपका पैसा है, ये आपका अधिकार है, किसी उद्योगपति को नहीं, आपका अधिकार है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो हमारी गारंटी है आपके खातों में, जो सबसे बड़ी महिला है गरीब परिवार में, उसके खाते, उनके सबके खातों में 8,500 रुपए जाएंगे, 1 लाख रुपए बनेंगे सालाना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे हो, आपको नौकरी नहीं मिली, हम एक स्कीम लाएंगे। हम स्कीम लाएंगे कि 1 लाख रुपए सालाना की पहली नौकरी आपको पक्की मिलेगी अगर आप स्नातक पास हो गए। अमीर लोग जब उनके बच्चे पढ़ लिखते हैं तो उनको इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप में भेज देते हैं, जहां बच्चा किसी कंपनी में लगता है, वो सीखता है और उसको पैसे भी मिलते हैं। ये गरीब लोगों के लिए ये सुविधा नहीं थी। तो हम चाहते हैं कि आपके एक एक जने के लिए ये सुविधा बने, और सरकार बनाएगी। 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएंगे। अगर कोई नौजवान अपनी कंपनी खोलना चाहता है, छोटा कारोबार, अपने पैरों पे खड़ा हो चाहता है, तो वो इस फंड से मदद ले सकेगा। ये पेपर लीक के लिए कानून लाएंगे, सख्त कानून लाएंगे कि कोई पेपर लीक करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और जो इस तरह की समस्याएं हैं उसके लिए हम किसी को बिठाएंगे, एक आयोग को, कि ऐसी समस्याओं को दूर करें। और जहां तक पेपर लीक की बात है, हम जॉब कैलेंडर निकालेंगे कि जिस दिन आपका पेपर है, जिस दिन रिजल्ट है, जिस दिन नियुक्ति है, ये हम पहले से तय करेंगे। तो किसी अधिकारी ने या किसी ने इसमें इधर उधर करने की कोशिश की या कोई घोटाला करने की कोशिश की तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये नौजवानों के लिए है, किसान भाइयों आपके लिए, खेती के हर सामान से GST हटाई जाएगी, ये सारे सामान सस्ते होंगे। मैं आपको बताना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ में आवारा पशु की समस्या थी, हमारी सरकार थी वहां। मैं इसलिए बता रही हूं ये बात कि आप समझें कि जब सरकार की नीयत ठीक होती है तो नीतियां भी ठीक होती हैं। आज आप जूझ रहे हैं। 2019 के चुनाव में जब मैं प्रचार कर रही थी तो मुझे याद है सबसे बड़ी समस्या यही थी कि आवारा पशु चर रहे खेत। कितने साल हो गए? 5 साल निकल गए हैं। प्रदेश में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, क्या किया? आप अभी भी तनाव में हैं। छत्तीसगढ़ में यही समस्या थी, हमारी सरकार ने गौठान बनाए, गौशाला,
बढ़िया गौशालाएं बनाई जिसमें सारी सुविधाएं दी। यहाँ की गौशालाओं की तरह नहीं जिसमें छप्पर भी नहीं है, पानी भी नहीं है, चारा भी नहीं है। सब सुविधाएं दी। महिलाओं को उन गौशालाओं में रोजगार दिए। तो जो दूध निकालती थी फिर दूध जाके बेची, खोया बनाया, मिठाई बनाई, जो सारे दूध के सामान बनते हैं, दही, ये सब बनाया। पैकेजिंग सिखाई ताकि ये सब सामान बिक सके। महिलाओं को रोजगार मिला। 60,000 70,000 रुपए कमा रही थी, जो अच्छा कर रही थी। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने कहा बड़ी समस्या है, हमें क्या करना चाहिए, हम गोबर खरीदेंगे। तो जो जानवर रखेगा अपने घर में हम उससे गोबर खरीद लेंगे प्रति किलो। अब मुझे याद नहीं है कितना था प्रति किलो, लेकिन गोबर खरीदने से क्या हुआ, गोबर खरीद के सरकार ने गोबर गैस बना के आपके घरों में भेजी। और ऊपर से लोगों ने जानवरों को घर में रखना शुरू किया क्योंकि कमा रहे थे उनको रखने से। तो समस्या हल हो गई। कितनी अच्छी तरह से हल हुई। रोजगार भी मिल गया महिलाओं को, आमदनी भी मिल गई, जानवर का भी देखभाल हो गया। तो अगर सरकार की नीयत ठीक होती है तो नीति भी ठीक होती है। अब किसानों के लिए हमने एक और स्कीम सोची है, कानून सोचा है कि आपका कानूनी अधिकार बनाएंगे कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। आज आपके उपज के लिए नहीं मिलता, हम कानूनी अधिकार बनाएंगे। जैसे हमने भोजन का अधिकार बना, जिसके तहत आज भाजपा की सरकार को भी 5 किलो राशन देना पड़ रहा है क्योंकि आपका अधिकार बना। इसी तरह हम आपका अधिकार बनाएंगे ताकि कोई सरकार आए हमारे बाद भी तो वो इस कानून को बदलकर आपका अधिकार छीन नहीं पाएंगे। तो एमएसपी का अधिकार बनेगा। ऊपर से आज जब आपकी खेतियों का नुकसान होता है आपको भुगतान नहीं मिलता समय पे, और मिलता है तो पूरा नहीं मिलता। हम इसको भी कानून बनाएंगे, गारंटी देंगे कि आपका भुगतान 30 दिनों के अंदर अंदर पूरा भुगतान मिलेगा। आज श्रमिकों का बहुत शोषण होता है। कोई अगर यहां से पलायन करके जाता है शहरों में, नौकरी किसी ठेकेदार के लिए करता है तो ठेकेदार की मनमानी कितनी दिहाड़ी देना चाहता है खुद तय कर लेता है। और कहीं जाके शिकायत भी करो तो कौन मदद करेगा, सुनवाई नहीं होती। तो हम कह रहे हैं कि हम कानूनी तौर पर न्यूनतम जो मजदूरी है, जो दिहाड़ी है, उसको 400 रुपए करेंगे ताकि कोई भी ठेकेदार या कोई भी आपको इससे कम मजदूरी दे, कम दिहाड़ी दे, वो कानून का उल्लंघन होगा। आपको मालूम होगा कि मनरेगा कांग्रेस पार्टी ने शुरू की। इससे आपको 100 दिन का रोजगार मिलता है अपने गांव में। लेकिन अगर आप पलायन करके शहरों में चले जाओ, या यहाँ के भी बड़े जो शहरी हैं, उसमें आपको नहीं मिलता। हम एक नया कानून लाएंगे शहरों के लिए, जिसमें जैसे मनरेगा आपको 100 दिन का रोजगार गांव में देता है, उस तरह से ये एक शहरों का मनरेगा होगा। शहरों में भी कम से कम 100 दिन की मजदूरी, 100 दिन की नौकरी आपको पक्की मिलेगी। तो ये कुछ स्कीमें हैं जो हम आपके लिए लाना चाहते हैं। इनको हम गारंटी कह रहे हैं। गारंटी इसलिए कि हमने करके दिखाया है। राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हमने करवाया। इसका मतलब है कि 25 लाख रुपए तक जिसका जितना भी इलाज था वो सरकार ने दिया, आपको एक पैसा देना नहीं पड़ा। ऐसे लोग थे जिनकी हार्ट की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी, बड़े ऑपरेशन कराए और उनको एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। ये हमने लागू करके दिखाया राजस्थान में। आज जनता पछता रही है क्योंकि वहां हमारी प्रदेश सरकार बदली, भाजपा की सरकार आई, 25 लाख से 5 लाख कर दिया और बीमा कम कर दी। हम चाहते हैं कि पूरे देश में ये लागू हो कि आपको अगर स्वास्थ्य की सुविधाओं की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, तो 25 लाख तक आपको बीमा मिलेगा, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो हम आपके सामने आते हैं, हम काम की बात करते हैं। मोदी जी आपके सामने आते हैं, आपको डराने धमकाने की बात,
या आपके मन में भय डालने की बात, ये कहते हैं कि सारी बाकी पार्टियां धर्म की विरोधी हैं। आपके घरों में इनके कार्यकर्ता आकर आपसे वचन दिलवाते हैं कि भगवान राम के नाम आप भाजपा को वोट देंगे। आपको कहते हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते हैं, नफरत फैलाते हैं। इससे किसका नुकसान होगा? किसका? आपका नुकसान होगा। आप मुझे बताओ, कभी नफरत फैलाने से, कभी फूट फैलाने से जब दंगा होता है या लड़ाइयां होती हैं, आपने कभी देखा है कि किसी नेता का नुकसान हुआ है? जब जनाजे निकलते हैं, किसके निकलते हैं? किसी अमीर के निकलते हैं, बड़े बड़े लोगों के निकलते हैं, नेताओं के निकलते हैं। बहुत कम दिखने को मिलता है। गरीबों के निकलते हैं। नुकसान गरीबों का होता है। घर गरीबों के जलते हैं। हमेशा याद रखो, बहुत जागरूक हो आप। रायबरेली की जनता हो, जागरूकता का इतिहास है आपका। आपकी जागरूकता ही मेरे परिवार को यहां लाई। आपको मालूम है 100 साल पहले आंदोलन किया आपके पूर्वजों ने, यहां के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ। जब मेरे परिवार को इलाहाबाद में पता चला, तब वो यहां आए देखने के लिए कि कौन है ये किसान, कौन है ये किसान जो गरीब है लेकिन कमजोर नहीं है, जो गरीब है मगर उनमें इतनी हिम्मत है कि अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो जब आए पंडित नेहरू जी और उन्होंने देखा, आपके साथ खड़े हो गए, आंदोलन किया। यहाँ के किसान 600 किसानों का नरसंहार हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी जेल चले गए, आपके तमाम पूर्वज जेल गए उनके साथ। लड़े इस देश के लिए, इस धरती के लिए, हमारी आजादी के लिए। हमेशा आपकी जनता, यहाँ रायबरेली की जनता जागरूक रही है। आपने कभी गलत निर्णय नहीं लिया। हमेशा इस देश को दिशा दिखाई है, राजनीतिक दिशा, असूलों की दिशा। बड़े बड़े प्रधानमंत्री आपके सांसद रहे। इंदिरा जी आपकी सांसद रही। कितनी हिम्मत वाली थी, शेरनी थी, देश के लिए जान दे दी। ऐसे निर्णय लिए कि उनको मालूम था कि मेरी जान खतरे में हो जाएगी, लेकिन अगर देश की जरूरत है तो मैं लूंगी। पीछे नहीं हटी कभी भी, न सच्चाई से, न किसी न्याय की लड़ाई से। हमेशा आपके लिए लड़ी। गरीबों को पट्टे दिए, जो आरक्षण है उनको मजबूत किया। हमेशा किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए मेरी बहनों की लड़ाई लड़ी। लेकिन आपने उनको भी दंड दिया। जब आपको लगा कि उनसे गलती हो गई, तो आपने उनको दंड दिया, उनको दिशा दिखाई। और इंदिरा जी नाराज नहीं हुई। इंदिरा जी आपसे नाराज नहीं हुई। उनका अहंकार नहीं था कि जनता ने क्या कर दिया। उन्होंने कहा, अगर जनता कुछ कह रही है, मुझे सिखा रही है, मुझे आत्मचिंतन करना है, मुझे समझना है कि क्या गलती हुई, गलती में सुधार लाई, फिर से चुनाव लड़ने आई और आपने जिताया। आपके साथ एक ऐसा रिश्ता जोड़ा जो पुश्तों से हम निभा रहे हैं। एक प्रेम का रिश्ता, श्रद्धा का रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो राजनीति के बहुत ऊपर है। सिर्फ आपकी सेवा का रिश्ता, और आपने उन्हें सम्मान दिया। इंदिरा जी समझती थी कि जो भी है उनके पास, आपने नेता बनाया, आपने सब कुछ दिया। और उनके परिवार का एक एक सदस्य इस समझ के साथ आपके सामने आया। सोनिया जी को मालूम है कि आपने हमेशा समर्थन दिया, आपने हमेशा उनको मजबूती दी, और इसलिए उन्होंने निष्ठा से आपके लिए काम की। आपके सामने आई तो आपके काम की बात की, आपके सामने आई तो आपके मुद्दों पे चर्चा हुई, इधर उधर के मुद्दों पे नहीं, आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं, आपको आपस में लड़ाने के लिए और अपने लिए स्वार्थ साधने के लिए नहीं। आज भाजपा के प्रत्याशी हैं, आपकी जमीनें छीन रहे हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, कोटेदारों को धमकाते हैं, प्रधानों को धमकाते हैं।
पैसे फेंकते हैं, सोचते हैं कि आपके वोट पैसों से खरीदेंगे। उनको मालूम होना चाहिए कि ये रायबरेली की जनता है, इसको कोई खरीद नहीं पाया। जब मैं लोगों को बताती हूं सच्चाई कि हमारा जो खर्चा होता था चुनाव में, वो वाकई वही खर्चा था जो हम दिखाते थे कि हमने यहाँ पे वो कभी फिजूल के खर्चे नहीं किए चुनाव में, क्योंकि हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जनता ने हमारा चुनाव लड़ा। लोग यकीन नहीं करते, लोग यकीन नहीं करते। मुझे एक जने ने कहा कि दीदी इससे ज्यादा तो हम पंचायत चुनाव में खर्चते हैं। सचमुच यकीन नहीं करते कि यहां उसका सही इस्तेमाल हो, आपकी संपत्ति आपके जेब में जाए। आज जो देश में हो रहा है गलत हो रहा है। संविधान बदलने की बातें हो रही हैं। भाजपा के नेता कहते हैं हमें 400 सीट पार करो, हम संविधान बदल देंगे। भाई क्यों? जिस संविधान के लिए हमारे पूर्वज लड़े, उन्होंने खून बहाया, आप उसको क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि वो संविधान जनता को मजबूत बनाता है, आपको अधिकार देता है वोट का, आरक्षण का, आपको अधिकार देता है भोजन का, जिससे आपको ये 5 किलो राशन देते हैं, आपको अधिकार मिलता है शिक्षा का, जिससे आप शिक्षित होती हैं। इन अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, देश से लोकतंत्र मिटाना चाहते हैं। यही काम किया इन्होंने 10 सालों से। सब कुछ खरीद के अपने, या तो इनके बड़े बड़े खरबपतियों ने खरीदा है, जैसे मीडिया। एक समय में जो पत्रकार होता था सवाल उठाता था, उसका काम होता था कि सवाल उठाए। आपको याद होगा जब हमारी सरकारें होती थी तो तमाम सवाल उठते थे, हम लोग जवाब देते थे। इसमें क्या बड़ी बात थी? ये तो लोकतंत्र है। मोदी जी से सवाल पूछ के देखिए, जेल में धर देंगे। और इससे नुकसान किसका हुआ है मैं बताती हूं आपको। मोदी जी का सबसे बड़ा नुकसान इनका हुआ है, इनको पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जब इतना डर भय हो जाता है कि हम सवाल उठाएंगे, हमें जेल में डाल देंगे, तो जनता भड़क जाती है, जनता को पसंद नहीं है। और एक दूसरी चीज होती है, सलाहकार डर जाते हैं। तो जो सलाहकार हैं इनके, वो सच नहीं बताते, चमचे इर्द गिर्द आ जाते हैं। सुबह से शाम तक मोदी जी कितना अच्छा भाषण दिए, मोदी जी कितने अच्छे लग रहे हैं। भाषण देने जाए तो 10 चमचे सामने बोलेंगे मोदी जी मोदी जी मोदी जी। इससे नेता का भी नुकसान होता है, क्योंकि असलियत पता नहीं चलती। आज कोई सलाहकार है भी जिसकी हिम्मत है कि मोदी जी से कहे कि किसान बहुत दुखी है मोदी जी, आपके राज में कमा नहीं पा रहा है, महिलाएं मोदी जी कुछ खरीद नहीं पा सकती, कुछ खरीद नहीं पा रही हैं दुकानों से। कोई सलाहकार है जो बताएगा कि नौजवान इतना परेशान है, बेरोजगार है कि नाराजगी बढ़ रही है समाज में? कोई नहीं बताएगा, उनको डरते हैं सब। नुकसान उनका भी हुआ है और लोकतंत्र का भी हुआ है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। कट चुके हैं जनता से। उनको आप देखते हैं तो बड़े बड़े मंचों पे ऐसे कोई पसीना, कोई धूल मुंह पे नहीं होती, चमक रहे होते हमेशा। पता नहीं क्या डालते हैं बहनें अपने चेहरे पे, हम भी पता करें, हम भी चमके। हम तो मुश्किल से थोड़ा लिपस्टिक लगा लेते हैं। मेरे ख्याल से उनका तो पूरा कुछ मेकअप लगा के निकलते हैं, इतने चमक रहे होते हैं हमेशा। लेकिन आपके बीच आते नहीं ना। समस्या तो ये है कि जो प्रधानमंत्री किसी गांव में नहीं जाएगा 10 सालों के लिए, जो प्रधानमंत्री किसी खेत में नहीं जाएगा ये पूछने के लिए भाई उपज कैसी है, कमाई हो रही है, जो प्रधानमंत्री किसी गांव के पाठशाला में जाकर पता नहीं करेगा कि भाई अध्यापक आते हैं कि नहीं, उसको असलियत कैसे पता चलेगी? इंदिरा जी आती थी, राजीव जी जाते थे, मैं उनके साथ जाती थी, मुझे याद है। डांट खाते थे आपसे, डांट खाते थे गांव में आके। महिलाएं कहती थी
अच्छा खंबा लगा लिया बिजली का, तार नहीं लगाया, इस बार वोट नहीं देंगे भैया। ये रिश्ता था, ये लोकतंत्र है। यही तो, इसी चीज ने तो हमारे देश को मजबूत बनाया है कि नेता थोड़ा बहुत डरता था आपके सामने आने के लिए। बड़े बड़े प्रधानमंत्री झुक के आपके घरों में आते थे। तो अब समय आ गया है कि आप एक बार फिर ऐसी राजनीति देश में लाएं। ये जो अहंकार की राजनीति है, सत्ता की राजनीति है, आप सरकार चुनते हैं, ये लोग पैसे देके विधायकों को खरीद के सरकार बदल देते हैं। कहां कहां देखा आपने? और खुलेआम आपको बताया जाता है कि फलाने विधायक ने 100 करोड़ ले लिए, उसने 50 करोड़ ले लिए, उसके खिलाफ जितने भी भ्रष्टाचार के केस थे वो दबा दिए गए, और जनता देखती रहेगी। और मीडिया वाले वाह 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 वाह, ये मोदी जी के राज में ही हो सकता है, वाह 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 करिए। क्या देश को खत्म करने देंगे? क्या लोकतंत्र को खत्म करने देंगे? किसकी जिम्मेदारी है? आपकी है, हमारी भी है। हम लड़ रहे हैं, हम रोज लड़ रहे हैं, रोज आवाज उठा रहे हैं इनके खिलाफ, रोज कह रहे हैं जनता की संपत्ति जनता को दो। रोजगार कहां है? 10 सालों में क्यों नहीं बनाया? महंगाई कम क्यों नहीं की? ये गैस सिलेंडर जो कांग्रेस के प्रदेशों में 500 रुपए का मिल रहा है, पूरे देश भर में भाजपा 1200 की क्यों दे रही है? हम पूछ रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपना हथियार उठाओ। आपका हथियार आपका वोट है। ये सबसे बड़ा हथियार दिया है आपको संविधान ने, इसको उठाओ। जाओ वोटिंग के दिन, अपने विवेक से अपना वोट डालो। एक एक वोट इस देश की जनता के पक्ष में जाना चाहिए। एक एक वोट आपके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए जाना चाहिए। बंद कराइए ये बकवास की बातें, ये फिजूल की इधर उधर भैंस चुराने की, मंगलसूत्र चुराने वाली बातें बंद कराइए। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई आपका जीवन है। सच्चाई उस बच्चे का संघर्ष है जो 4 बजे सुबह उठ के दौड़ता है इन सड़कों पे, कि सेना में भर्ती होना चाहता है। कांग्रेस पार्टी अग्निवीर को खत्म करेगी, पुरानी सेना की नौकरी देगी आपको। आप देश के लिए शहीद होगे तो शहीद का दर्जा मिलेगा आपको। ये सच्चाई है, आपकी सच्चाई है। बहनें पूरी दिन मेहनत करती हो, रात को आती हो, घर पे भी मेहनत करती हो। अगर मजदूरी कर रही हो, इसका मतलब नहीं है कि रात को आओगी सो जाओगी। रात को आओगी, खाना पकाओगी, सब घर की सफाई करोगी, सबकी देखभाल करोगी। जब तक सब सो जाएंगे तब तक तुम सही नहीं सोगी। कोई बीमार है, तुम देखभाल करोगी उसकी। ये तुम्हारी सच्चाई है। इस सच्चाई को पहचानो, जानो कि आज इस सदी में इस देश की ये सच्चाई नहीं होनी चाहिए। 10 साल गवा दिए इस धर्म की राजनीति में। क्या मिला? क्या मिला? ये तो राज कर रहे हैं। इनके बेटों को देखा है, इनके परिवारों को देखा है, ये तो राज कर रहे हैं। इनको नौकरियां भी मिल रही हैं, अमेरिका जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं, सारे डरा रहे हैं, आपको धमका रहे हैं। गांव में आते हैं यूं करके आपको धमकाने के लिए। मत डरना, बस समझ लो, जागरूक हो जाओ। समय आ गया है बदलाव लाने का। यहां पे आप राहुल जी को जिताएंगे, आप राहुल जी को जिताएंगे तो आप पूरे देश में संदेश भेजेंगे कि देश कह रहा है बहुत हो गया मोदी जी, बहुत हो गया। अब हमें छोड़ दीजिए, हमें विकसित होने दीजिए। आपने 10 साल पहले कहा था ना, सबका साथ सबका विकास। 10 साल बीत गए, आज भी वही बात कर रहे हैं, विकसित भारत। तो 10 सालों में विकसित नहीं किया आपने, तो अब छोड़ दीजिए, किसी और को मौका दीजिए, हमें विकसित होने दीजिए। हमें ये लड़ाई झगड़े की राजनीति नहीं चाहिए, हमें नफरत की राजनीति नहीं चाहिए, हमें सच्चाई की राजनीति चाहिए। हमें एक नेता चाहिए जो आके हमारे सामने जवाबदेह बने। और मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूँ, हम सबकी बात कर रही हूँ। अगर आज मैं कह के गई हूँ आपको कि ये हमारी गारंटी है, आप सरकार बनाते हैं,
ये मैंने पूरा नहीं किया और मैं यहां वापस आई, आपने डांटा नहीं तो मैं आपको डांटूंगी। आपको जागरूक बनना है, बस यही हमारी मांग है। बोलो जी। मैं पता करती हूँ, होगा हमारे मैनिफेस्टो में। विल यू चेक द न्याय पत्र फॉर द विकलांग व्यक्तियों के लिए? अभी बताएंगे, एक बार जब मैं यहाँ थी यूपी में, तो मुझे आपको 3,000 रुपए मिलते हैं ना, सिर्फ कितने मिलते हैं महीने में? पेंशन मिलता है ना, विकलांग पेंशन। 3,000 1,000? 1,000 मिल रहा है। नहीं, कुछ लिखा है, मैं अभी पता करके आपको बताती हूँ। ऐसी चीजें सबके लिए हैं, सबके लिए। जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए हम न्याय लाएंगे। देखते हैं, आओ इधर आओ, तो मैं समझाती हूँ क्या लिखा है, वो मैं निकलवा रही हूं मैं। तो यही बात है, देखो अपने लिए आप जागरूक बनो। आपका वोट जो है ना, आपके 5 साल का भविष्य तय करेगा। आप ये बात समझ लो, पूरे विवेक से अपना वोट दो। भैया का ये 3रा नंबर है, देखो दिख रहा है, 3रा है। जब ये दबाओगे तो आवाज आएगी, टी की आवाज आती है। जब तक आवाज आएगी तब तक दबा रखो। और एक कागज निकलता है, एक पर्चा, उस पर्चे पे भी ये हाथ का पंजा होना चाहिए। ये ध्यान से देखना बहनों, खासतौर से आप ध्यान से देखो कि पर्चे पे भी पंजा होना चाहिए। और भैया को जिताओ, देखो सबसे बढ़िया सांसद मिलेगा पूरे देश में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।